आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। भारत माता की। इसका एक जापी से आदरणीय प्रधानमंत्री को सम्मानित करेगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी और अध्यक्ष दिलीप शइकिया जी ने। সকলোকে এটা হাত তালিৰে प्रधानमंत्री महोदय সম্ভাষণ জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। अभी एक रंग घर और तलातल घर का रिपब्लिका से सम्मानित करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी। एक गदा से, बजरंगबली की गदा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करेगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप शइकिया जी। जय जय श्री राम। और एक हेंगदांग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करेगा हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने। अभी हमारे बीच में उपस्थित है आसाम की चारों तरफ से हमने 5 बूथ अध्यक्षों को प्रधानमंत्री जी के सम्मान के लिए हमने निमंत्रण दिया था, तो हम एक एक करके अभी बुलाता हूं। पहले डॉली दास लकर जी, डॉली दास लखर डांगरियानिक प्रधानमंत्री महोदय एखनी অসমীয়া গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনালো। সকলোকে হাত তালি দিবলৈ অনুৰোধ জনালো। উত্তৰ ইয়াৰ পাছত দীপাঞ্জন দেৱ তেখেতে এখনি বেংগলী উত্তৰেৰে সম্ভাষণ জনাব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়। ইয়াৰ পাছতে কাৰ্বি পোহৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় সম্বৰ্ধনা জনাব ৰাজেন ৰংপি ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পাছত এখনি গামোচাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় সম্বৰ্ধনা জনাব অজিত ফুকন ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পাছত এখন কোচ ৰাজবংশী গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব দীপ্তি সিনহা ডাঙৰীয়ানী। ভাৰত মাতা কি। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আদৰণি ভাষণ ৰাখিব আমাৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। সকলোৱে এবাৰ মোৰ লগত আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, আকৌ এবাৰ NDA চৰকাৰ, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ কৰি বিজয়ৰ সংকল্প লৈ সকলোৱে এবাৰ বজ্ৰকণ্ঠে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। मोर बूट, मोर बूट। আকৌ এবাৰ, আকৌ এবাৰ, আকৌ এবাৰ NDA চৰকাৰ, আকৌ এবাৰ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা অসম সুহৃদ, বিকশিত ভাৰতৰ খনিকৰ, বিশ্বৰ আদৰৰ নেতা, আমাৰ দেশৰ প্ৰধান সেৱক শ্ৰদ্ধেয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আজিৰে বুথ বিজয় সংকল্প সভালৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ 65 লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ হৈ আদৰেৰে উষ্ম আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ গৰিমাময় উপস্থিতিয়ে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশক এক নতুন শক্তি, এক নতুন সামৰ্থ্য আৰু এক প্ৰেৰণাৰ অনাবিল আমাক উৎস
প্ৰদান কৰিছে। শ্ৰদ্ধেয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিকশিত ভাৰতৰ বাবে 140 কোটি ভাৰতীয়ই যি সপোন দেখিছে, এই সপোনক সাৰ্থক কৰাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে অসমে কেতিয়াও পিছত নাথাকে। এ ফৰ আসাম আপুনিয়ে কৈছিল মহোদয়, অসমে পূৰ্বত যিবিলাক তিক্ততা পাইছিল পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত, সেই তিক্ততা এতিয়া অসমবাসীৰ বাবে অতীত হৈছে, পাষ্ট হৈছে। আপুনি দায়িত্ব লোৱাৰে পৰা 2014 চনৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ বিকাশৰ মানচিত্ৰত শক্তিশালী স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনাৰ বদন্যতাৰ বাবেই যোৱা 10 বছৰত অসমে 5.5 লাখ কোটি টকা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাৰণে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आसाम के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित 31,486 बूथ अध्यक्ष, हमारे 7,200 शक्ति केंद्र के आह्वायक, मंडल से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, जिला से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण यहाँ पर आज आपको सुनने के लिए, आपका मार्गदर्शन के लिए आतुर है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके बीच मेरा समय ज्यादा नहीं लूंगा। हमारे बीच में आसाम के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी यहाँ उपस्थित है, जिनके नेतृत्व में आज पूरा आसाम चतुर्दिक विकास के ओर आगे बढ़ा है। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन से प्रधानमंत्री जी, मैं आसाम के कर्मदक्ष मुख्यमंत्री, भविष्यदर्शी मुख्यमंत्री और नए आसाम के जो खनिकर है, ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को भी इस सभा में स्वागत करता हूं। सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनके बारे में हम सबको मालूम है, हम सबका नेता है, हम सबका मार्गदर्शक है। यहाँ उपस्थित सभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व, वैजयंत पांडा जी, हरीश द्विवेदी जी, डॉक्टर संबित पत्रा जी, और यहाँ सुने पे सुहागा है प्रधानमंत्री जी, आज हमको बीजेपी को कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ने के लिए हमारे बीच हमारे मित्र दल के असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा जी भी आज यहाँ उपस्थित है, और बीपीएफ दल के प्रधान, बीटीसी प्रधान हग्रमा महिला जी भी यहाँ उपस्थित है। मैं आप दोनों को भी इस सभा में स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, आज जो हम संकल्प लेके घर जा रहे हैं, আজি जी संकल्प লৈ আমি ঘৰলৈ উভতি যাম, বিজয়ৰ সংকল্প, অসমক সুৰক্ষিত কৰাৰ সংকল্প, অসমক এখন বিকশিত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সংকল্প, প্ৰতিটো বুথত জিকাৰ সংকল্প, মোৰ বুথ সকলোতকৈ মজবুত সংকল্প। আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত এনডিএ চৰকাৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সংকল্প লৈ উভতি যাম। অসমৰ সুৰক্ষা বুলি কওঁতে আজি মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে যে 2019 চনত পুলৱামাত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণত 40 জনকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱানে প্ৰাণ বলিদান দিব লগা হৈছিল। মই এই
প্ৰাণ বলিদান দিয়া প্ৰতিগৰাকী সেনানাথ জোৱানলৈ এই মঞ্চৰ পৰাই গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আমি আমাৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছো। আৰু সেইকাৰণে আমি দেশৰ সুৰক্ষা আৰু অসমৰ সুৰক্ষাক উন্নয়নৰ লগত আন এটা প্ৰধান আমাৰ বিষয় হিচাপে আগবঢ়াই লৈ গৈছো। গতিকে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ কুটিল ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত আৰু অসমখনক পুনৰাই তেওঁলোকে যি ধৰণে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিৰে অসমখনত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ প্ৰকৃত মূলৰ ভাৰতীয় মানুহক আকৌ সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰাৰ বাবে যে গভীৰ চক্ৰান্ত ৰচিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি বিজেপি আৰু NDA শিলৰ ৰেখা হৈ থিয় হৈ থাকিব লাগিব। और आज ही दिन हे संकल्प आपनालोक उभति যাব। मैं আকৌ एबार फिर से अपने मार्गदर्शक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे प्रिय नेता असम के सुहृद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से इस सभा में स्वागत करते हुए आपका श्रीमुख से कार्यकर्ताओं को जो मार्गदर्शन मिलेगा ये हमारे आने वाला समय के लिए विजय का जो हमारा संकल्प है इस संकल्प को और अधिक बल प्रदान करेगा और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। और आपको मैं वचन देना चाहता हूँ हजारों लाखों कार्यकर्ता को ओर से फिर से एक बार आपका नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी आसाम में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के सामने से नेतृत्व में आसाम में तीसरे बार के लिए भाजपा NDA सरकार हम प्रतिष्ठा करेंगे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। यही विषय बोल करके मैं सभी को फिर से एक बार हृदय से इस सभा में फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। এইবাৰ আমাৰ সন্মুখত ভাষণ ৰাখিবলৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কেবিনেট মন্ত্ৰী সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছো। नमस्कार। আজি সমগ্ৰ অসমৰ নিষ্ঠাৱান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তা মোৰ প্ৰিয় সতীৰ্থ সহকৰ্মীসকল, আজি আমাৰ সকলোৰে বাবে অত্যন্ত সৌভাগ্যৰ দিন। कारण आमार मजत आही আজি उपस्थित होइसे पृथ्वीर सर्वातोतকৈ लोकप्रिय नेता भारतवर्षर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया। এই কথাষাৰ मैं भावो जे यात उपस्थित थका बराक ब्रह्मपुत्र पहाड़ भयाम अहोमर प्रतिटो प्रांतर प्रतिखन जिला प्रतिखन गाँव प्रतिखन चाह बागिचा प्रतिखन शहर सकलो स्थानर पर अहा आमार दलर निष्ठावान कार्यकर्ता बंधु बान्धवीসকলে এই কথা निश्चितभावे उपलब्धि करे जे माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया विश्वर सर्वातोतকৈ लोकप्रिय नेता किन्तु अहोमर 3,40,00,000 लोकर आटाइतকৈ प्रिय नेता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारण आज मंचत
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিত থাকি আমাৰ প্ৰতিগৰাকী NDA প্ৰিয় সতীৰ্থসকলক উৎসাহিত কৰিছে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আজি তেখেতে উপস্থিত থাকি মনোবল বৃদ্ধি কৰিছে আৰু এই সভাখনৰ পৰাই আমি শক্তিশালী বাৰ্তা নিশ্চিতভাৱে নিজ অঞ্চললৈ কঢ়িয়াব লাগিব আজি সভাত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদ দলৰ মাননীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া BPF দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি সভাত উপস্থিত থকা অসমৰ মাননীয় প্ৰভাৰী বিজয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া সঞ্জীৱ পাত্ৰ ডাঙৰীয়া হৰিশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া আৰু সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজেন্দ্ৰ ৰাজু ডাঙৰীয়াৰ লগতে এই মঞ্চত উপস্থিত থকা মোৰ সতীৰ্থ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকল সাংসদসকল বিধায়কসকল আৰু প্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 2016 চনৰ পৰা আজিলৈকে নিৰন্তৰভাৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি আমাৰ অসমখনত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকক আজি সামাজিক ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইখন অসম এটা সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অশান্ত অঞ্চল হিচাপে জনাজাত আছিল কিন্তু এই অসমত পূৰ্বতে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত মানুহ আহিবলৈ ভয় খাইছিল কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্ট হস্তীয়া ৰাজনীতি আৰু বিভাজন নীতিৰ যোগেদি অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰি অসমখন সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল কৰি ৰাখিছিল আৰু সেই কংগ্ৰেছেই অসমৰ জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপত্তাহীনতাৰ মাজলৈ ঠেলি দিছিল কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটোৱে জন্মলগ্নৰে পৰা সদায় অবৈধ বিদেশীক প্ৰাধান্য দি আহিছে আৰু এইখন অসমতো অবৈধ বিদেশীক তেখেতসকলে নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে 1983 চনৰ 20 অক্টোবৰ তাৰিখে IMDT আইন তেখেতসকলে বলপূৰ্বকভাৱে অসমত জাপি দিছিল লক্ষ্য আছিল অবৈধ বিদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা আৰু মাটি ভেটি দি স্থায়ীভাৱে ইয়াত নিগাজিকে থকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া জাতিৰ পৰিপন্থী সিদ্ধান্ত লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে ঘৃণনীয় ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে দেশ বিৰোধী কামত লিপ্ত হৈছিল কিন্তু মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে IMDT আইনখনক অবৈধ হিচাপে ঘোষণা কৰি অসাংবিধানিক ঘোষণা কৰি বাতিল কৰাৰ ফলত আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত আৰু আজি বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰে দিল্লী আৰু অসমত যি ধৰণে নিৰন্তৰভাৱে খিলঞ্জীয়া লোকক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যেনেধৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু লগতে সমগ্ৰ অসমতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাত আন্তৰিকতাৰে গোটেই অঞ্চলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ বাবে
যি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে আজি অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অন্যতম শক্তিশালী অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। গতিকে সেইবাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ কাৰ্যকালত এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক তেখেতে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ অসমৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে, ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনগণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈছে। আৰু সকলোৱে আজি তাৰিখত এই কথা মানি লৈছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হ'ব আৰু বিশ্বৰ সৰ্বাতোতকৈ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হ'ব। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ সেই ঘৃণনীয় দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, বিভাজন নীতিৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ পূৰ্বতে ৰাষ্ট্ৰপতিও নাছিল, দলঙো নাছিল, চিকিৎসাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে অসম পিছ পৰি আছিল। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিক গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰি হৃদয়ৰ আত্মনাত তেখেতে বুজি তেখেতে যেনেধৰণে অসমৰ গামোচাখনৰ লগতে আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক আমাৰ পৰম্পৰাগত আমাৰ শিষ্টাচাৰ মূল্যবোধ সকলোকে উদগনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'লে, তাৰ ফলত আজি অসমীয়া সমাজ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত। আমাৰ মাটি ভেটি, কৃষ্টি সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত। আৰু ফলত আজি অসমৰ ডেকা গাভৰুৱে জীৱনৰ সপোন ৰচনা কৰিবৰ বাবে সক্ষম হৈছে। আৰু এইখন অসম আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে যে পৰিগণিত হ'ব, এই কথা নিশ্চিত। আজিও আপোনালোকে দেখিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিছু সময় আগতে মৰাণত এটা এমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি অৰ্থাৎ এটা নতুন এয়াৰপৰ্ট তেখেতে প্ৰদান কৰিলে বুলি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কাৰণ 4.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা ৰানৱে সদৃশ তাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱস্থা কৰাৰ ফলত ৰাস্তাৰ ওপৰতে আজি কেইবাখনো যুঁজাৰু বিমান অৱতৰণ কৰিলে, লগতে মালবাহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন এমাৰ্জেঞ্চি সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা জাহাজ তাত লেণ্ডিং কৰি সফলতাৰে এই যিটো পদক্ষেপ ইয়াক প্ৰমাণ কৰিলে। গতিকে এনেধৰণে আজি গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীৰ এই দলং উদ্বোধন কৰি আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট, টেকনলজি চেণ্টাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি আজি তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰি এই কথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক অৱগত কৰিলে যে এইখন অসম তেখেতে কোৱাৰ দৰে এ ফৰ আছাম সেই দিশত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ আত্মবিশ্বাসে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰিয় সতীৰ্থ সহকৰ্মীসকল, মই আপোনালোকক এটাই আহ্বান জনাওঁ, আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হৈছোঁ। আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচন হ'ব অসম বিধানসভাৰ। গতিকে এই নিৰ্বাচনত আমি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে আমি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। পাৰিবনে নাই? পাৰিবনে নাই? পাৰিবনে নাই? আমি পাৰিম, কাৰণ আমাৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জিন্দাবাদ! নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জিন্দাবাদ! নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জিন্দাবাদ! আৰু এটা কথা কওঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিশ্বাস কৰে নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট, পাৰ্টি ছেকেণ্ড, সেল্ফ লাষ্ট। অৰ্থাৎ আমি সদায় দেশৰ বাবে সমৰ্পিত ভাৱনাৰে সেৱা কৰিব লাগিব। আমাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম। গতিকে সেইবাবে সেই মানসিকতাৰে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আজি সকলোৱে যোগদান কৰিছোঁ। আৰু এই মহামঞ্চৰ যোগেদি মা ভাৰতী শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগিব। আৰু আমি এই কথা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব
যে পৃথিৱীৰ বুকুত যদি আটাইতকৈ শক্তিশালী মূল্যবোধৰ আধাৰত পৰিচালিত কোনোবা ৰাজনৈতিক দল আছে সেইটোৱে হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। এইখিনি কথাকে কৈ মই আজি পুনৰবাৰ সমবেত প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোক মহান, আপোনালোকৰ ভগৱানে যি শক্তি দিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যিটো দৰ্শন দিছে আৰু আমাৰ নেতৃত্ব বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ বুকুত যেনে পৰিচয় বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদায় এটি কথা বিশ্বাস কৰে, বিৰাসত ভি বিকাশ ভি। গতিকে উন্নয়নৰ লগতে আমাৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সেই লক্ষ্যৰে আমি আগন্তুক দিনত নিষ্ঠাৰে অসমীয়াই শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই আমি দেশ সেৱাৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিম আৰু ভাৰত মাতাৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই আমি সকলোৱে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ একতা অখণ্ডতা সাৰ্বভৌমত্ব আমি ৰক্ষা কৰিম। ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিবৰ বাবে আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হ'ম। তাকেই কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলো। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। ধন্যবাদ মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। মই এইবাৰ আমাৰ সন্মুখত বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। সকলোৰে খবৰ কেনেকুৱা? কিমান ভাল? মোৰ লাগা নাই এইফালে বহুত ভাল বুলি। এইফালে কিমান ভাল? এইফালে কিমান ভাল? তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত সকলোৱে থিয় হৈ একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি আমাৰ সভাত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া, উৰ্ষা গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, বৈজয়ন্তই পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, হৰিশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত মোৰ সন্মানীয় সতীৰ্থসকল, আজি অসমৰ 31,486টা বুথৰ পৰা অহা মোৰ সন্মানীয় বুথ সভাপতিসকল, কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু সতীৰ্থ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি ইয়াতে কি পাতিছো? বুথ বিজয় সংকল্প সমাৰোহ। আজি ইয়াত আমাৰ বুথৰ সভাপতিসকল আছে। কোনে কোনে 2026 বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কাৰ কাৰ বুথ জিকিব আপোনালোকে হাত উঠাই দেখাই দিয়ক। পাক্কা জিকিব? পুৰা জিকিব? প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগত কৈছে, কিন্তু জিকিবনে নিজিকে? বহুত বহুত ধন্যবাদ। ময়ো কৈছো যে এইবাৰ আমি জিকিম আৰু এনে নিজিকো, এইবাৰ আমি ৰেকৰ্ড কৰি জিকিম, এইবাৰ আমি ৰেকৰ্ড কৰি জিকিম। কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক যি বিচাৰিছো, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমক সেয়ে দিছে, আমাক সেয়ে দিছে। আমি বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিলো যে যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত যিটো নেশ্যনেল হাইৱে, তাৰ অৱস্থা বেয়া, গাড়ী মটৰ নাযায়। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মৰাণলৈকে গৈছিল, আমাক গাড়ী মটৰ যোৱা হাইৱেটো দিলেই
লগতে এৰোপ্লেন নামিব পৰাও হাইৱে আমাক আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিলে। শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানি ভাল পাব, যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠক হৈছিলে। অলপ আগতে এই বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত সদৰি কৰা হৈছে। অসমত অহাৰ আগতে যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গহপুৰ আৰু নুমলীগড়ৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ নিৰ্মাণৰ বাবে 18,000 টকা অনুমোদন কৰিছে। কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ, বগীবিলৰ দলং, ধলা শদিয়াৰ দলং, গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং, নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলং আৰু এতিয়া গহপুৰ আৰু নুমলীগড়ৰ মাজত সুৰংগৰ নিৰ্মাণ। আমি অসমীয়াই যি জীৱনত কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আমাক হিয়া উজাৰি অসম মাতৃৰ বাবে তেখেতে ভাবিব নোৱাৰা উপহাৰ আমাৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে। মই যিদিনাখন কৈছিলো কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব, মানুহে মোক হাঁহিছিলে। যেতিয়া কৈছিলো নুমলীগড় আৰু গহপুৰৰ মাজত টানেল নিৰ্মাণ হ'ব, তেতিয়া মানুহে আমাক হাঁহিছিলে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি প্ৰমাণ কৰিছো যে অসমৰ বিজয়ত এতিয়া কোনো বাধাৰ প্ৰাচীৰ সন্মুখত থাকিব নোৱাৰে। মইতো বিশ্বাস কৰো অহাবাৰ যেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যত বিজেপি আৰু NDAৰ চৰকাৰ আহিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ ওপৰতো এৰোপ্লেন নামিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ ওপৰতো এৰোপ্লেন নামিব। আৰু মই এনেই কোৱা নাই, মই যি কওঁ ভাবি চিন্তি কওঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'ব পাৰো যে আপোনালোকে বিজেপিৰ চৰকাৰ দিয়ক। এইবাৰ 1.5 লাখ চাকৰি হ'ল, অহাবাৰ 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি হ'ব। মই এনেই কোৱা নাই, এইবাৰ 1.5 লাখ বিঘা মাটি আমি এভিকশ্যন কৰিছো, অহাবাৰ 5 লাখ বিঘা মাটি আমি এভিকশ্যন কৰিম। মই এনেই কোৱা নাই, এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযান 1 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিছে, অহাবাৰ 10 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি অসম মাতৃক বিকাশৰ এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম। কাৰণ অসম আমাৰ মাতৃভূমি, ভাৰত আমাৰ জন্মভূমি। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমত ডাঙৰ হ'ব লাগিব। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্ৰিটিছৰ পাছপৰ্ট ল'ব পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শক্তি নাই। সেইকাৰণে আমি অসমৰ স্কুল বনাব লাগিব, অসমত কলেজ বনাব লাগিব, অসমত মেডিকেল কলেজ বনাব লাগিব, অসমত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং বনাব লাগিব, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিব লাগিব আৰু অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আৰু মই বিশ্বাস কৰো NDAৰ নেতৃত্বত, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমে ছেমি কণ্ডাক্টৰ দেখিলে, অসমে সাৰ কাৰখানা দেখিলে। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাৰ্চত বৰাক ভেলীলৈ যাব। শিলচৰৰ পৰা বৰাপানীৰ পৰা গুৱাহাটী আমি 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অহা যোৱা কৰিব পাৰিম।
22,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব। এয়া অসমৰ বাবে স্বৰ্ণিম দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰত যাব, গেলেফু ভূটানৰ লগত আমাৰ ৰেল লাইন হ'ব, আৰু আমি অসমীয়াই আটাইতকৈ আমাৰ অসমখনক ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বনাবলৈ আমি নিজকে উৎসৰ্গা কৰিম। আমি নিজকে দিনে ৰাতিয়ে সমৰ্পণ কৰিম। প্ৰতিটো পল, প্ৰতিটো ক্ষণ আমি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে অসম মাতৃৰ বাবে আমি উৎসৰ্গা কৰিম। আমি অসম মাতৃক জগত সভালৈ লৈ যাম। আমি অসম মাতৃক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। আৰু মই বিশ্বাস কৰো যোৱা 10টা বছৰৰ প্ৰগতি, যোৱা 10টা বছৰৰ বিকাশ আৰু যোৱা 10টা বছৰৰ বিৰামহীন প্ৰগতিয়ে আজি অসমক এক নতুন যুগলৈ লৈ গ'ল। এতিয়া অসমে কাৰো ওচৰত শিৰ নত কৰিব নালাগে। এতিয়া অসমে দৰমহা দিবলৈ কাকো টকা বিচাৰিব নালাগে। অসমে এতিয়া কাজিৰঙাৰ ওপৰত কৰিডৰ বনাবলৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ বনাবলৈ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ যিমান কাম বাকী আছে আমাক সকলো কাম কৰি দিব। কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্বাস কৰে এ ফৰ, ডাঙৰ কৰি কব এ ফৰ, আৰু ডাঙৰ কৰি কব এ ফৰ। সদায় যেতিয়া অসমৰ নাম আহিব গৌৰৱেৰে সৈতে কব, যেতিয়া ভাৰতৰ কথা আহিব গৌৰৱেৰে সৈতে কব। কাৰণ আমি বিজেপিৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তা, আমি গৌৰৱী অসমীয়া, আমি গৌৰৱী ভাৰতীয়, আৰু আমি সকলোৱে মিলি এইখন অসমক আমি সুৰক্ষিত কৰিম। যিসকলে অসমৰ প্ৰতি ৰঙা চকুৰে চাই আজি তেওঁলোকক মই সকিয়নি দিম। বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু আহি আছে, আপোনালোকৰ ৰঙা চকু আমি উন্নয়নেৰে কাঢ়ি ল'ম, সুৰক্ষাৰ মন্ত্ৰৰে কাঢ়ি ল'ম। এই অসম আৰু কেতিয়াও থমকি নৰয়। শ্ৰদ্ধাৰ বুথ সভাপতিসকল, আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, এই নিৰ্বাচন 26ৰ নিৰ্বাচন আমাৰ বাবে জীৱন আৰু মৰণৰ সংকল্প। কাৰণ অসম এতিয়া তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ি গৈছে। আমি অসমক থমকি ৰব দিব নোৱাৰো। আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান থমকি ৰব নোৱাৰে। আমাৰ সিদ্ধান্ত থমকি ৰব নোৱাৰে। অসমৰ বিকাশ আৰু থমকি ৰব নোৱাৰে। আমি অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবই লাগিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমাৰ এই 5টা বছৰত, যোৱা 10টা বছৰত আমি এটা বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰিলো। এতিয়া সময় অসমক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ। এতিয়া সময় অসমক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ সময়। আৰু মই বিশ্বাস কৰো আমি সকলোৱে লগ হৈ এনেকুৱা এখন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম, যিখন অসমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শান্তিৰে থাকিব পাৰিব, সুৰক্ষাৰে থাকিব পাৰিব। কোনেও আমাৰ অসমৰ পাছপোৰ্ট বাদ দি ব্ৰিটেইনৰ পাছপোৰ্ট ল'বলগীয়া অসমত আৰু দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও পৰিৱেশ আহিব নোৱাৰে। তেনেকুৱা এখন আমি বিকশিত সুৰক্ষিত অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকক মই আহ্বান জনাম, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত
আজি আমি সংকল্প লম এপ্ৰিলত আমাৰ নিৰ্বাচন হ'ব। এই নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে দিনে ৰাতিয়ে আমি কষ্ট কৰিম। 31,000 বুথ 3 লাখ আমাৰ পেজৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু শক্তি কেন্দ্ৰ মণ্ডল বুথ জিলা গোটেই বিজেপিৰ পৰিয়ালে NDAৰ লগত একেলগে আমি সকলোৱে কাম কৰিম আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত এখন বিজেপি চৰকাৰ আমি উপহাৰ দিম। পাৰিম নে নোৱাৰিম? পাক্কা কওক, পাৰিম নে নোৱাৰিম? সকলোৱে আমাৰ ভোট জিকিম নে নিজেকে? আগতকৈ বেছি ভোট পাম নে নাপাম? আমি দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিম নে নকৰিম? সকলোৱে কাৰ আগত সংকল্প লৈছো? মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগত আমি সংকল্প লৈছো। मैं मोदी जी का सामने असम के सारे बीजेपी कार्यकर्ता ओर से प्रधानमंत्री जी को हम ये आश्वासन देता हूं कि पहले से भी ज्यादा मजबूती से हम असम में बीजेपी का सरकार आपका नेतृत्व में लेके आऊंगा कि नहीं आऊंगा? हर बूथ हम लोग जीतेगा कि नहीं जीतेगा? हम इलेक्शन तक दिन रात एक करके काम करेगा कि नहीं करेगा? पक्का करेगा? पक्का करेगा? तो मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय असम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज ये बूथ विजय संकल्प सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से निवेदन करता हूं। अभी সকলে একেলগে কম, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी। সকলোকে নমস্কাৰ। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে? জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। मैं असम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी बड़ी आम सभाएं करने का तो बहुत अवसर मिलता है। जनता जनार्दन को उनके दर्शन करना, उनसे संबोधन करना, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन असम के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के दर्शन करना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है।
भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है, उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलती है। हमारा विश्वास संगठन में है। हम राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति मानते हैं और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में जमीन की जड़ों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का दर्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, हम लोग एक ही मंत्र को लेकर के जिए हैं। हम लोग एक ही मंत्र को साकार करने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं और वो मंत्र है भारत माता की जय। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यहां इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाजपा में रहते हुए आपने मां भारती की सेवा को, जनता की सेवा को अपना धर्म बनाया है। आप सभी भाजपा कार्यकर्ता ही भाजपा की प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। भाजपा का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। साथियों, मैं गर्व से कहता हूं, अगर मेरा सबसे बड़ा कोई क्वालिफिकेशन है, मेरी सबसे बड़ी गौरवपूर्ण मेरे जीवन की बात है, तो वो यही है कि नरेंद्र मोदी भाजपा का कार्यकर्ता है और एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैं असम के अपने सभी कार्यकर्ता और भाई बहनों को, संगठन की शक्ति को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, मैं मां आदि शक्ति, मां कामाख्या को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मां कामाख्या की असम पर, असम वासियों पर, देश पर, देशवासियों पर बहुत कृपा रही है। उनके आशीर्वाद से असम ने राष्ट्र रक्षा और देश की स्वतंत्रता, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली अनेक संतानें दी हैं। ऐसी ही एक महान संतान
कविंद्र पुरकायस्थ जी को मैं आज प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन असम और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। इसी योगदान को नमन करते हुए बीजेपी एनडीए सरकार को उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। वर्ष 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के 125 से अधिक महान व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। 125 से अधिक। ये दिखाता है कि असम की धरती का, नॉर्थ ईस्ट की धरती का सामर्थ्य कितना बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट का यही सामर्थ्य अब विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था, और वो आपको तो भली भांति याद होगा। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं याद रहेगा आपको? फिर से एक बार बोलता हूं, केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। कितने? कितने? पीछे से आवाज आनी चाहिए। कितने? आप मुझे बताइए कितने? और जोर से बोलिए कितने? साथियों, आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वो कांग्रेस
क्या असम का विकास कर सकती है? असम का विकास कर सकती है? कभी भी कर सकती है? आपका भला कर सकती है? यहाँ के युवाओं का भला कर सकती है? यहाँ के किसानों का भला कर सकती है? यहाँ के गांव का भला कर सकती है? साथियों, इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए असम में हाईवे और अन्य रोड प्रोजेक्ट के लिए करीब हजारों करोड़ रुपए देना तय हुआ है। बजट में जो घोषणा हुई है उससे असम में टूरिज्म का भी विस्तार होगा। अभी आपने देखा होगा परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था। हमने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर विद्यार्थियों से चर्चा की थी। आने वाले समय में ब्रह्मपुत्र पर ऐसे ही रिवर टूरिज्म को और बढ़ाया जाएगा। मैं ऐसे ही वहां नहीं गया था, मैं देश को बताना चाहता था कि टूरिज्म के लिए इससे बेहतर जगह नहीं है। आओ, ये मेरा असम है, ये मेरी ब्रह्मपुत्र है, आइए। इस बार के बजट में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। साथियों, आज के दिन देश की नजरें असम पर है। सबने देखा कि असम का नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य क्या है। थोड़ी देर पहले जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। साथियों, आप मुझे बता दीजिए, आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है, ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ बराबर ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? बोलिए भारत माता की। साथियों, असम का इतना विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां आप सभी की मेहनत से बीजेपी सरकार बनी है।
यहां के नागरिकों ने भाजपा पर भरोसा किया है। आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना से बूथ बूथ जाकर एक एक परिवार को मिलकर, एक एक मतदार को मिलकर बीजेपी के हर समर्थक को अपने साथ जोड़ा, उन्हें उनके वोट की ताकत का परिचय करवाया और इसी प्रयास से ही असम में बीजेपी की सरकार बनी। असम के इसी आशीर्वाद के कारण, असम के नागरिकों के वोट के कारण यहां लाखों गरीबों के घर बने, लाखों परिवारों में शौचालय की व्यवस्था हुई, पीने का साफ पानी उनके घर तक पहुंचा। आप मुझे बताइए, गरीब को घर मिलता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में टॉयलेट बनता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इस पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार कौन है? एक पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है। गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, उन्हें सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला। इसलिए इस बार भी आपको ऐसे ही अपने बूथ पर एक एक वोट पर ध्यान रखना है। रखोगे? अब और कुछ मत करो, बस पूरी ताकत बूथ में लगा दो। आपका बूथ विजयी होगा तो बीजेपी विजयी होगी कि नहीं होगी? आपको विजय पाना है तो कहां पाना है? बूथ में विजय पाना है। साथियों, आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। लेकिन साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी कांग्रेस से हम देश हित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या?
वो कर सकते थे क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो, जो सवाल करते हैं कि मां भारती क्या होती है, जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते, वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस की सरकारों के इसी नकारेपन से पूरा नॉर्थ ईस्ट डर और असुरक्षा में जीता था। कांग्रेस ने हमेशा देश को खतरे में डाल के रखा। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए, उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। साथियों, आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। और इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको यही हो रहा है कि मोदी सब कैसे कर लेता है। उन बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती है तो दिन में कुछ भी बोलते रहते हैं। साथियों, आज की कांग्रेस हर उस विचार, हर उस आतंकी को कंधे पर बिठाती है जो देश का बुरा सोचता है, जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के नारे लगाते हैं, वो कांग्रेस के लिए पूजनीय बन चुके हैं। आजादी के समय मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया। अब आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है। एमएमसी है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। और इसलिए आपको कांग्रेस से सावधान रहना है और असम की जनता को भी सावधान करना है। साथियों, यहां जो नौजवान है, जो अभी 20-25 वर्ष के हैं, उन्हें कांग्रेस का कुशासन शायद पता नहीं होगा, याद नहीं होगा। कांग्रेस की सरकारें चाहे असम में रही हो या फिर दिल्ली में, उन्होंने असम को अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज जब मैं यहां ब्रह्मपुत्र के तट पर खड़ा हूं तो इस महान नदी का ही उदाहरण देता हूं।
असम के विकास में, असम के लोगों के जीवन को आसान बनाने में ब्रह्मपुत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन कांग्रेस के 70 साल के शासन में ब्रह्मपुत्र को पार करना हमेशा बड़ी चुनौती रहा। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक, और उनके तो प्रधानमंत्री यहां से चुन करके गए थे, यानी लगभग 7 दशक में कांग्रेस सरकारों ने ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनवाए थे। इतने दशकों में कितने पुल? कितने? आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी विशाल नदी और असम की इतनी बड़ी जनसंख्या को जीवन देने वाली नदी पर सिर्फ 3 पुल बने थे। क्या ऐसी हालत में असम तेज विकास संभव था क्या? तेज विकास संभव था क्या? मेरे कार्यकर्ता साथियों, 2014 में आपकी मेहनत का परिणाम था कि मुझे भारत सरकार में देश की सेवा का अवसर मिला, और उसके बाद 2-3 साल बाद आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां डबल इंजन सरकार बनाई, और इसका नतीजा क्या हुआ? बीते 10-11 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 5 बड़े पुल पूरे किए हैं। ये आंकड़े याद रहेंगे ना? कांग्रेस की 70 साल की सत्ता में सिर्फ 3 पुल बने थे, लेकिन हमने सिर्फ 10 वर्षों में 5 पुल बनाए हैं। यानी कांग्रेस ने असम को सिर्फ समस्याएं दी, जबकि बीजेपी ने असम को समाधान दिए हैं। साथियों, आज गुवाहाटी के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले शानदार पुल का भी लोकार्पण हो गया है। इस सेतु का नाम प्राचीन कामरूप के महाप्रतापी सम्राट कुमार भास्कर वर्मन जी के नाम पर रखा गया है। ये लोग होते तो अपने परिवार पर ही नाम चढ़ा देते। यानी ये भास्कर सेतु असम के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और असम के समृद्ध इतिहास का संगम है। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी तेज विकास करती है और विरासत को भी आगे बढ़ाती है। साथियों, इस नए सेतु के बनने से गुवाहाटी देश का एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 6 लेन के इस ब्रिज से नौजवान हो या बुजुर्ग, किसान हो या उद्यमी, सबको फायदा होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां अभी ऐसे कई सारे पुलों पर काम चल रहा है। जब ये सभी तैयार हो जाएंगे तो असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को बहुत तेज गति मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के दशकों के कुशासन की सबसे बड़ी वजह रही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने असम को हमेशा
वोट के चस्पे से ही देखा। कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले और हर वो काम रोका जिससे असम का विकास हो। कांग्रेस के समय केंद्र सरकार की योजनाओं को असम तक पहुंचने में भी बरसों लग जाते थे, लेकिन साथियों, बीजेपी ने असम के विकास को, नॉर्थ ईस्ट के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। बीते 11 वर्षों में देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत देश में हुई तो तुरंत उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को भी मिला, कोई भी विलंब के बिना मिला। देश में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हुई तो असम और नॉर्थ ईस्ट भी इससे शुरुआत में ही कनेक्ट हो गया। अभी कुछ समय पहले देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन असम से ही शुरू हुई है। जब देश ने तय किया कि अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से काम कर रहा है और असम इस सेक्टर में भी ग्रोथ इंजन बन रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब असम की चाय की तरह ही, असम की चाय की तरह ही असम में बनी चिप्स की भी पूरी दुनिया में चर्चा होगी। चाय से लेकर के चिप्स तक असम की विकास यात्रा दिखाई देती है। साथियों, असम का ये प्यार मैं कैसे भूल सकता हूं। लेकिन मैं असम को वादा करता हूं, आपने मुझे जो प्यार दिया है ना, मैं उसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। साथियों, मैं आपको डिजिटल कनेक्टिविटी का भी उदाहरण दूंगा। आप देखिए, कांग्रेस के समय में 3G और 4G टेक्नोलॉजी आई, ये 2G के घोटाले भी आए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक, असम तक उसे तेजी से पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने मेहनत ही नहीं की। और जब भाजपा सरकार में 5G टेक्नोलॉजी आई तो हमने क्या किया? हमने इस टेक्नोलॉजी को पूरे असम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में गांव गांव तक पहुंचाने के लिए काम किया। इस सैचुरेशन अप्रोच के कारण आज गुवाहाटी के युवाओं को हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ मिल रहा है। और जब असम में
एनआईसी डेटा सेंटर की भी शुरुआत हुई है। ये डेटा सेंटर यहां के नौजवानों को बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। साथियों, एक और उदाहरण स्वास्थ्य सेवाओं का भी है। कांग्रेस ने दशकों तक एम्स के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। जब अटल जी की सरकार बनी तो एम्स की संख्या बढ़ाई गई। इसके बावजूद हालत ये थी कि 2014 में देश में सिर्फ 6 एम्स थी। आपने 2014 में मोदी को देश की सेवा का अवसर दिया और आज देश में एम्स की संख्या बढ़कर 20 से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी सरकार ने एम्स गुवाहाटी का भी निर्माण किया है। इसके अलावा असम में कई मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल भी खोले गए हैं और कल ही हमने पीएम राहत स्कीम को भी मंजूरी दी है। देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल होता है तो केंद्र की सरकार की ओर से उसका 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। एक्सीडेंट के बाद तुरंत मदद मिलने से जान बच जाती है। साथियों, यहां आए भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में मेरे युवा बेटे बेटियां की है। आप याद रखिए, देश में जब मैनेजमेंट और उच्च शिक्षा की बात होती थी तो असम और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के पास सिर्फ पलायन का ही विकल्प होता था। लेकिन आज देखिए, आईआईएम पालसबारी का नया कैंपस शुरू हो चुका है। आईआईटी गुवाहाटी का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके अलावा असम में आईआरआई इसकी भी स्थापना की गई है। ये संस्थान असम में नई टेक्नोलॉजी लीडर्स को तैयार करेंगे। साथियों, आज केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार देश के छोटे छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछा रही है। आज ही मुझे गुवाहाटी में 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। इस वर्ष के बजट में भी पूर्वोदय स्कीम के तहत 4000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है। इससे आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में असम को भी इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली है। साथियों, कांग्रेस ने असम के साथ एक और बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस ने असम को अशांत रखा, हिंसा और अलगाव में रखा। आजादी के बाद से ही असम बम बंदूक, बंद ब्लॉकेड और कर्फ्यू की चपेट में रहा और इसकी गुनहगार कांग्रेस ही थी। मुझे याद है, मैं जब यहां संगठन का काम करता था तो मैं वापस जाने का भी कार्यक्रम बना के आता था, लेकिन यहां मैं कार्यक्रम नहीं कर पाता था। क्यों? कहीं ब्लॉकेड है, कहीं जा नहीं सकते, रास्ते बंद है। तो मुझे कभी कभी तो 3 दिन के लिए आया था, 7 दिन तक वापस नहीं जा पाता था, काम ही नहीं कर पाता था। ये हालत करके रखी थी। लेकिन साथियों, भाजपा एनडीए सरकार असम में शांति, बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही है। इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था, उसी असम में अब शांति की स्थापना हो रही है।
जिस असम में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जाते थे, आज वहां हिंसा की घटनाएं बंद हो रही है। पहली बार असम में बोडो, कार्बी, आदिवासी, डीएनएलए, उल्फा ऐसे हर संगठन से जुड़े साथियों ने बंदूक छोड़कर देश के संविधान का रास्ता चुना है, शांति और विकास की राह पकड़ी है। लेकिन मेरे कार्यकर्ता साथियों, आपको भूलना नहीं है, 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है। उनके टॉप लीडर से नीचे तक उनके जुबान से जहर ही निकलता है। कांग्रेस असम को फिर से अशांति और अराजकता में झोंकना चाहती है। कांग्रेस असम को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती है। आप इनके दिल्ली के नेताओं को देखिए, यहां जो इनके नेता हैं उनको देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने में ही लगे हुए हैं। कांग्रेस असम की असल पहचान को मिटाना चाहती है। साथियों, आने वाले 5 साल असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं जो असम की ग्रोथ को नए पंख लगाएंगे, और इसलिए यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार फिर एक बार बहुत जरूरी है। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को याद रखना है, असम के तेज विकास के लिए आपको एक बार असम के युवाओं को रोजगार के लिए आपको एक बार असम की बेटियों को नए अवसरों के लिए आपको एक बार असम की पहचान बचाने के लिए आपको एक बार। साथियों, आज यहां आप सबका ये जोश देखकर असम की महाविजय का मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है। मुझे पूरा भरोसा है इस बार और बड़े बहुमत से असम में हमारी सरकार की वापसी होने वाली है। लेकिन साथियों, याद रखिएगा, हमें सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना है, हमें निरंतर असम के लोगों का मन भी जीतना है, उनका दिल भी जीतना है। और इसके लिए असम के एक एक भाजपा कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को, सभी पदाधिकारी को पूरे परिश्रम से काम करना है। जब तक असम में वोटिंग का काम पूरा नहीं होता है, जब तक काउंटिंग नहीं होता है, जब तक नई सरकार के, भाजपा की सरकार के शपथ नहीं होते हैं, तब तक हमें हर दिन अपने क्षेत्र के हर घर में जाना है, हर घर में लोगों को मिलकर उनकी आकांक्षा, अपेक्षा सुननी है, लोगों को अपने काम बताने हैं, उनके काम आना है। एक एक पन्ना प्रमुख, एक एक बूथ वर्कर को अगले 2 महीने खूब मेहनत करनी है। अगले 2 महीने
एक एक घर में एक एक असमिया भाई बहन तक अपनी सरकार के विजन को पहुंचाना है। साथियों, असम में तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार असम के 3 गुना विकास का रास्ता बनाएगी। इसलिए हर एक कार्यकर्ता का एक ही मंत्र होना चाहिए, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ। साथियों, आप मेरा एक और काम करेंगे, पक्का करेंगे, ये सारी बातें याद रखेंगे, पूरी तरह लागू करेंगे, एक एक मतदाता तक पहुंचेंगे और उनको बताना मोदी जी आपके लिए ही जी रहे हैं। बताएंगे, बताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब एक साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी।